तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको क्लिनिकल साइंस एज एन कैरियर चूज करना चाहिए कि नहीं। अगर चूज कर रहे हो तो क्या रीज़न है, अगर नहीं चूज कर रहे तो क्या रीज़न है। दूसरी चीज़ ये डिस्कस करेंगे कि अगर आप क्लिनिकल साइंस में अपना कैरियर बनाना चाहते हो तो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट क्या होती है, या जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है उस हिसाब से आप एलिजिबल हो कि नहीं। और तीसरी चीज़ ये डिस्कस करेंगे कि अगर आप इस चीज़ को सीखना चाहते हो तो आपको कब सीखना स्टार्ट करना चाहिए, अगर आप कॉलेज में हो या स्टूडेंट हो या जॉब कर रहे हो, ठीक है, या कॉलेज में फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में हो। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इस चीज़ के बारे में कि आपको क्लिनिकल साइंस रोल क्यों चूज़ करना चाहिए एज एन कैरियर, या चूज़ करना चाहिए कि नहीं। तो सबसे पहली चीज़, जो एंटायर क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री है, क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर या स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर भी बोलते हैं इस रोल को, ये वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब है। अब हाईएस्ट पेइंग जॉब है तो प्राइवेट कंपनी अगर आपको बहुत अच्छा पे कर रही है तो कुछ सोच समझ के ही पे कर रही होगी, बिना सोचे समझे तो आपको पे नहीं करेगी। तो एक्चुअली ये जो रोल होता है, इसका जो काम होता है काफ़ी डाइवर्स है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। आपका जो कंट्रीब्यूशन होता है काफ़ी एंड टू एंड होता है, आपके पास जो नॉलेज होता है काफ़ी एंड टू एंड होता है। मतलब एक स्टडी जब स्टार्ट हो रही है और एक स्टडी जब खत्म होती है तब तक आपके पास उसका नॉलेज रहता है, ठीक है। और या तो वो क्लिनिकल ट्रायल जो फेज चल रहा है उसका आपको एंटायर नॉलेज होता है कि कहाँ पे क्या चल रहा है, कितने पेशेंट थे, काफ़ी डाइवर्स अमाउंट ऑफ नॉलेज मिलता है। आप ही उस डेटा का एनालिसिस करते हो, उस डेटा में से आप देखते हो कि डेटा क्या शो कर रहा है, जो स्टडी चल रही है वो सेफ है कि नहीं, वो इफेक्टिव है कि नहीं। फाइनली जो आप रिपोर्ट्स रेडी करते हो, डेटा को स्टैंडर्डाइज करते हो, सारी चीज़ें एफडीए को सबमिट होती है। एफडीए डिसाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ द ड्रग, ये ड्रग अप्रूव होगा कि नहीं। तो काम करने के लिए तो काफ़ी अच्छा रोल है और काफ़ी डाइवर्स रोल है। ऐसा ही नहीं कि आपको बहुत अच्छा पे भी मिलता है, आपको बहुत अच्छा सीखने भी मिलता है और बहुत ही अच्छा ग्रोथ भी मिलता है। और अगर आपने ऐसे सोचा है कि आपको बाहर जाके जॉब करना है या ग्लोबली काम करना है किसी भी कंट्री, बाहर की अब्रॉड कंट्रीज में, तो उस हिसाब से भी अगर आप इसकी जॉब देखोगे क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर या स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर, तो इंडिया में तो इसकी सैलरी काफ़ी हाई है ही है, लेकिन बाहर भी काफ़ी हाई सैलरी है, अच्छी डिमांड है। और क्योंकि ये क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री है तो ये काफ़ी स्टेबल इंडस्ट्री है। और लास्ट में कि आप एक डेटा का एनालिसिस करते हो, तो आपको पता है मार्केट में डेटा एनालिसिस या डेटा एनालिस्ट की या डेटा साइंटिस्ट की अपने आप में काफ़ी अच्छी डिमांड है। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर सैस क्लिनिकल यूज़ करते हो, स्पेशली क्लिनिकल में हैविली अच्छा खासा यूज़ होता है, ठीक है। अदर डोमेन्स में भी यूज़ होता है, लेकिन आप ये समझ सकते हो कि सॉफ्टवेयर के साथ ही एक इंडस्ट्री का नाम जोड़ा गया है, सैस क्लिनिकल। अब सेकंड पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि मुझे क्लिनिकल साइंस में कैरियर बनाना है तो आपकी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। एजुकेशनल रिक्वायरमेंट दोस्तों, अगर आप लाइफ साइंस या स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स या हेल्थ केयर, ओके, या क्लिनिकल रिसर्च, ऐसे किसी भी रिलेटेड बैकग्राउंड से हो तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है, ओके। फर्स्ट प्रेफरेंस यानी मतलब आपको ज़्यादा चांसेस होंगे। एंड लेट्स सपोज अगर आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और अलग ऐसे बैकग्राउंड से हो तो आपको सेकंड प्रेफरेंस मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप दूसरे बैकग्राउंड से हो तो आपको प्रेफरेंस नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप हेल्थ केयर या स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स या क्लिनिकल रिसर्च या फार्मास्यूटिकल, ऐसे किसी भी रिलेटेड आपने एजुकेशन किया, पढ़ाई की है, तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं, आप इस रोल को ज़रूर एक बार चूज़ कर सकते हो। अगर आप दूसरे बैकग्राउंड से हो तो भी आप एक्टिवली चूज़ कर सकते हो, बिकॉज मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है जो कि दूसरे फील्ड से भी थे और सेम फील्ड से भी थे। तो कंपनी ने एक बार इंटरव्यू लिया, फिर उन्हें जो कैंडिडेट अच्छा लगा उन्होंने उन सबको सेलेक्ट किया। उन्होंने ये नहीं देखा कि उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, बट हाँ, एजुकेशनल बैकग्राउंड का आपको 20-30% बेनिफिट मिल जाता है। नाउ कमिंग टू थर्ड पॉइंट कि अगर आप एलिजिबल हो ये सीखने के लिए और आपको ये पता भी है कि मुझे ये इंटरेस्ट आ रहा है इस चीज़ में, मुझे करना चाहिए, तो तीसरी चीज़ आती है कि मुझे कब सीखना स्टार्ट करना चाहिए। तो लेट्स सपोज दो पर्सन है, पर्सन ए और पर्सन बी। और पर्सन ए ने क्या किया कि उसने अपने कॉलेज में रिसर्च कर लिया कि क्या चीज़ें मुझे करनी चाहिए मेरे एजुकेशन के बाद, या क्या चीज़ है जिसकी डिमांड है, तो उसने पहले से तैयारी शुरू कर दी। तो जब तक कॉलेज पूरा हुआ तब तक उसने काफ़ी अच्छी तैयारी कर ली थी, काफ़ी बार रिवाइज कर लिया था। तो उसने इंटरव्यूज़ दिया, कुछ इंटरव्यू में फेल होने के बाद इसलिए उसने क्रैक कर लिया। पर्सन बी ने अभी ट्रेनिंग स्टार्ट की कॉलेज पूरा होने के बाद, या किसी दूसरे जॉब में रहते हुए, कोई एक जॉब उन्होंने स्टार्ट भी कर दी, फिर उन्हें पता चला कि इस चीज़ में मुझे कैरियर स्टार्ट करना चाहिए, तो उन्होंने उसके बाद सीखना स्टार्ट किया। दोनों ही सिचुएशन बेटर होती है। देखो, बेटर टाइम क्या होता है स्टार्ट होने का, जब आपने डिसाइड कर लिया है मुझे सीखना है, और तब आप अपने टाइम को तो पीछे नहीं कर सकते। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना है आपको कि जब भी आपको ये चीज़ पता चली कि मुझे स्टार्ट करना है, तो आप ये मत सोचो कि आप स्टूडेंट हो, आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, आप उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट थिंग कि अगर आप जॉब में भी हो या आप
पढ़ाई पूरी करने के बाद भी स्टार्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। दोनों ही केसेस में क्या होता है, जिस दिन से आप सीखना स्टार्ट करते हो ना, तो मान के चलो 4 महीने की आपकी ट्रेनिंग रहती है और अगले 4 महीने या 5 महीने आपको जॉब लेने में लग जाते हैं, यानी टोटल 8 से 9 महीने लग सकते हैं आपको जॉब लेने में। गाइस बहुत जगह ऐसा होगा कि आपको कहीं बोलेंगे कि 4 या 5 महीने में इस चीज़ में जॉब मिल जाती है। नो डाउट, मैंने भी काफ़ी स्टूडेंट को पढ़ाया है, 4-5 महीने में भी जॉब मिल जाती है, बट वो बहुत ही कम स्टूडेंट को मिलती है। एक्चुअल जो जर्नी है वो अराउंड 8 से 9 मंथ का टाइम ले जाती है और उतना टाइम लग जाता है। उसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाई है क्योंकि इतना टाइम लग जाता है, ठीक है, क्योंकि 4 मंथ सीखने के होते हैं और 4 मंथ अप्लाइंग में या क्रैकिंग में लग ही जाते हैं। और मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई है माई स्टूडेंट्स करके, वो भी जाके चेक कर सकते हो, और काफ़ी वीडियोज़ बनाई है क्लिनिकल साइंस सैलरी और इसके रिगार्डिंग। तो दोस्तों एंड में यही कहूँगा कि देखो इस चीज़ में, इस रोल के लिए आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है, आपको होना चाहिए पेशेंस, ठीक है। और अभी तो मैंने आपकी ये 2 या 3 ही डाउट्स क्लियर किए हैं, क्योंकि हमने अभी कल ही अनाउंस किया था कि 10 डेज़ का हम क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। अब आगे के सीरीज़ में, आज एपिसोड 1 था समझो, तो उसमें हमने 3 या 4 चीज़ों को कवर किया। आगे के एपिसोड में भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। अगर आप कुछ स्पेशली चाहते हो कि वो चीज़ें हम कवर करें इन एपिसोड्स में, तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हो, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।